हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 15 फरवरी। 15 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़ आई है 14 फेब एंड 15 फेब को, इन दोनों को एनालाइज करेंगे। साथ में जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहे इन 2 दिनों में सभी कुछ एनालाइज करने वाले हैं आज के इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज का बड़ा मुद्दा होने वाला है दैट इंडिया फाइंड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेजर। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेजर इंडिया को मिल गया है और वो ट्रेजर क्या है? लिथियम। लिथियम डिपॉजिट्स मिले हैं हमारे देश के जम्मू कश्मीर में, और छोटा मोटा डिपॉजिट नहीं, बहुत बड़ा बहुत तगड़ा डिपॉजिट मिला है लिथियम का हमारे देश में। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत खुश है, इंडिया के लोग बहुत खुश है। क्यों खुश है? इतना क्या बड़ी बात हो गई भाई, लिथियम मिल गया तो। सब बात करेंगे कि क्यों ये इतना बड़ा ट्रेजर है और क्यों शी जिनपिंग जी यानी कि चाइना, हमारा जो प्यारा सा मित्र है, प्यारा सा नेबर है, ये क्यों इतना मायूस हो गया जब इंडिया को इतना बढ़िया सा लिथियम रिजर्व मिला। इसकी भी बात करेंगे। ओके, तो बहुत सारे मुद्दे हैं आज डिस्कस करने के लिए। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपकी प्रीलिम्स में सिर्फ 102 दिन बचे हैं। 102 days टू गो फॉर द डी डे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 102 दिन, क्योंकि कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत ध्यान से, बहुत स्ट्रैटेजी बना के अपने इन 2 दिनों को आगे लेकर जाना। मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, जितने भी लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वही देखेंगे ये वीडियो, है ना, तो मैं अलग से टेलीग्राम पे पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि मैं अभी इस संडे को एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट पे, कि क्या कैसी आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह के प्रीवियस क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में से, और क्या क्या चीजें आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम सबसे पहले बात करें, ठीक है। तो कौन सा सब्जेक्ट के बारे में हमको ये पूरी स्ट्रैटेजी और ट्रेंड्स लेकर आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स लेकर आनी चाहिए, ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। डिपेंडिंग ऑन योर कमेंट्स ओनली आई विल बी कमिंग अप विद दिस वीडियो, ओके, ऑन द संडे। बढ़ते हैं आगे। पहला हमारा आर्टिकल जो है, लेवरेजिंग जम्मू कश्मीर लिथियम रिजर्व। तो जिस ट्रेजर की हम बात कर रहे हैं, जिस खजाने की बात कर रहे हैं, वो है लिथियम डिपॉजिट। हमारे देश में हमें मिला है लिथियम डिपॉजिट, और वो भी कितना, छोटा मोटा नहीं भाई, 5.9 मिलियन टन्स का खजाना हमें मिला है लिथियम का। ओके, और ये डिस्कवरी हुई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कौन से एरिया में? रियासी डिस्ट्रिक्ट है ये, रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलल हैमाना एरिया। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है कि सलल हैमाना एरिया अभी बहुत न्यूज में है। किससे रिलेटेड है ये? तो सलल हैमाना एरिया इज रिलेटेड टू लिथियम आयन डिपॉजिट्स दैट इंडिया हैज फाउंड। और ये इंडिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन डिपॉजिट है। ओके, और ये पता लगाया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये बेसिकली जो लिथियम डिपॉजिट्स हमको मिले हैं ना, ये गेम चेंजर हो सकते हैं, इंडिया के लिए एक बहुत बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। हमें ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ाने में ये इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये अभी इनफर्ड स्टेज में है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में हमारी बात हुई है, हमने इस चीज़ को पहले भी शेयर किया हुआ है। तो जब हमने पहले डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में एक एक्ट है जो इन माइंस एंड मिनरल्स को रेगुलेट करता है। नाम है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट ऑफ 1957। इसके अंदर कहा जाता है कि भाई 4 स्टेजेस होती है किसी भी मिनरल एक्सप्लोरेशन के, और इन 4 स्टेजेस में से सेकंड स्टेज जो होती है वो होती है ये इनफर्ड मिनरल वाली, यानी कि अभी हम जो ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ना, उसमें हम अभी जल्दी है, मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही है, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन स्टेज पे ही है। ओके, तो तो इस एक्ट के हिसाब से अभी हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं, जहां पे हमने ये मिनरल अभी अभी एक्सप्लोर किया है, आगे काफी कुछ किया जाना बाकी है। ओके, नाउ क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है। सिग्निफिकेंट क्यों है, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ। देखो भाई, ऐसा है कि लिथियम जो है ये वन ऑफ द लाइटेस्ट, नॉट इवन वन ऑफ द, ये पूरे मेटल्स में सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है। याद रखना, ये एक मेटल है। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और दूसरी चीज, ये लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट, सॉलिड एलिमेंट जो लीस्ट डेंसिटी वाला है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी होती है, और हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग डिस्कवरी, और इसीलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, लाइटेस्ट है, लीस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है, ये सारी चीजें। और लिथियम जो है सॉफ्ट सिल्वर व्हाइट मेटल होता है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है, और अल्कली मेटल ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका सिंबल होता है Li, और इसका एटॉमिक नंबर है 3। नाउ बात करते हैं कि भाई ये कहाँ मिलता है, अभी तक कहाँ मिल रहा था, क्योंकि पहले तो इंडिया में नहीं मिलता था ना। अगर इसमें हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा
अगर लिथियम पूरे दुनिया में कहीं मिलता है, मतलब पूरी दुनिया में जितना मिलता है ना, उसमें 50% के आसपास लिथियम मिलता है 3 देशों में। ये 3 देश जो है, इन्हें हम कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल में आते हैं अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। ये है ना, ये देखो 3 जो कंट्रीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज है। अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली, ये 3 कंट्रीज है जो एक ट्रायंगल बनाती हैं। और यहाँ पे माना जाता है कि पूरी दुनिया में जितना भी लिथियम एक्सपोर्ट होता है उसमें से 70% लिथियम यहीं से एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है लिथियम का। चाइना जो है 80% रेयर अर्थ मिनरल्स को, रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सपोर्ट करता है और बहुत बड़ी लिथियम माइंस इनके पास है। और इसीलिए मैं कह रही थी कि शी जिनपिंग जी का मुंह इसीलिए उतर गया था जब हमारे देश में इतना बड़ा लिथियम आयन डिपॉजिट मिला, तब उनका मुंह इसलिए उतर गया था क्योंकि अब उनके पास ये हेजमनी रहेगी नहीं। इंडिया बहुत क्लोज आ चुका है चाइना से इस लिथियम आयन रिजर्व्स के केस में। ओके, इसके अलावा कोंगो जो है, कोंगो में भी ये कोबाल्ट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सारी चीजें मिलती है। पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में भी आपको जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज, उनका मैन्युफैक्चरिंग हब है। ओके, तो ये मेजर रीजन है, इसीलिए भी लिथियम जरूरी हो जाता है। अब देखो लिथियम जो है, लिथियम आयन बैटरीज में यूज होगा और ये लिथियम आयन बैटरीज से ही बनती है विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वर्ल्ड बैंक तो इनफैक्ट ये सजेस्ट करता है कि जो क्रिटिकल मेटल्स हैं जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये बहुत ज्यादा इनकी डिमांड इंक्रीज होने वाली है। 500% तक इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बाय 2050। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। $823.75 बिलियन डॉलर का ये मार्केट हो जाएगा बाय 2030। ग्रोथ भी बहुत खतरनाक हो रही है, 18% की एनुअल ग्रोथ देखी जा रही है इसमें। तो इंडिया के लिए ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाईज अपने पास मिल जाना एक बहुत बड़ी बात है और इससे हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ेंगे। हमें किसी की तरफ ताका झाकी करने की जरूरत नहीं, हमारे खुद के देश में इतने रिजर्व्स मिल गए हमको। ओके, तो बेसिकली इंडिया जो है अपने इन क्रिटिकल रिजर्व्स को, इन क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स को सिक्योर रखना चाहता है। और इंडिया अभी तक क्या कर रहा था ना, अभी तक इंडिया लिथियम को इंपोर्ट करता था ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करके फिर ये लिथियम आयन सेल्स वगैरह बनाया जाता था। अभी क्या हो गया, अभी तो इनके पास खुद ही मिल गए लिथियम आयन रिजर्व्स जो है, हमारे जम्मू कश्मीर में मिल चुके हैं। तो हम डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। इंडिया जो है यहाँ पे लिथियम स्टॉकपाइल में काफी आगे जंप किया है लिथियम के टर्म्स में इंडिया ने, और चाइना को काफी पछाड़ सकने की अब हमारे पास पोटेंशियल है। तो जम्मू कश्मीर रिजर्व जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्लान को पूरा करने में भी हेल्प करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले प्लान को। जैसे जो हमारी गवर्नमेंट का प्लान था कि भाई हमारी जो कार्स हैं उसमें 30% कार्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली हो जाए, 70% कमर्शियल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले हो जाए, 2 और 3 व्हीलर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए 80% तक बाय 2030। और इस मिशन में, इस इंडिया के नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पे, इंडिया के इस प्लान के ऊपर अब काफी कुछ सक्सेस हमको मिल सकती है इस लिथियम डिपॉजिट के मिलने के बाद से। लेकिन कुछ कंसर्न है, ये जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या है। पहला कंसर्न तो ये है कि हम यहाँ पे जो ट्रांजिशन चाह रहे हैं नेट जीरो कार्बन एनर्जी की तरफ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्रांजिशन होने वाला है और बहुत सोच समझ से किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, अभी तक हम बहुत हेविली डिपेंडेंट थे चाइना और दूसरी कंट्रीज पे लिथियम के लिए, तो एक एनर्जी सिक्योरिटी का भी खतरा आ जाता है। चाइना अभी 77% ग्लोबली लिथियम आयन बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है। ऐसे में इंडिया के पास अगर ये लिथियम मिला है तो उसकी ध्यान हमको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। और बेसिकली देखा जा रहा है कि चाइना अभी सबसे भड़का हुआ भी है, क्योंकि चाइना को हर कंट्री अपने देश से बाहर निकालने की कोशिश करिए, चाहे ईयू हो, यूएस हो, कनाडा हो, इंडिया हो, कोई भी। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, कनाडा की गवर्नमेंट ने बोला चाइना को कि चाइनीज कंपनीज, तुम जितनी भी हमारी कैनेडियन लिथियम माइनिंग कंपनीज है ना, उनमें से तुम अपने स्टेक्स को बाहर निकालो, हमें नहीं रखना तुम्हें, तुम अपना डिसइन्वेस्टमेंट करो, तुम बेचो अपने शेयर्स को। ओके, तो बेसिकली कनाडा ने बाहर निकाल दिया चाइनीज कंपनीज को अपनी लिथियम माइनिंग कंपनीज में से। तो ये जो जियो पॉलिटिकल राइवलरी बढ़ती जा रही है चाइना के साथ इंडिया की, उसके कारण सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी हमको ध्यान में रखने चाहिए। और हमें अगर चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करना है तो हमें रेयर अर्थ मिशंस की तरफ अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास जब तक ये लिथियम आयन नहीं मिला था, लिथियम डिपॉजिट नहीं मिला था, तब तक हम वर्ल्ड के रेयर अर्थ रिजर्व्स में से 6% हमारे पास था।
अब क्योंकि ये मिल गया है तो हमारे पास एक मेजर चंक होने वाला है, लेकिन एक मेजर इशू है जम्मू कश्मीर में मिला है, तो यहाँ पे जो लोकल जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी है वो भी एक बड़ा रीजन है यहाँ पे टेंशन का। हालांकि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेंशन बाकी एरियाज के मुकाबले तो कम है, टेररिज्म इंसर्जेंसी जैसी चीजें बाकी एरियाज के मुकाबले तो कम है, लेकिन क्योंकि दुनिया को पता चल चुका है कि यहाँ पे इतने बड़े रिजर्व, इतना बड़ा ट्रेजर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाए। और एक बड़ा मुद्दा है सोशो एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि यहाँ पे लिथियम आयन मिला है तो इसकी माइनिंग वगैरह होगी, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी खड़े होते हैं और सोशल कंसर्न्स भी हैं कि अगर इसके माइनिंग वगैरह नहीं की जाती तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का नुकसान हो जाएगा। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं, तो देखो भाई, लिथियम आयन अगर हमको मिल जाता है, लिथियम मिल जाता है, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे पाएंगे, हम क्लीन एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन वो सब तब जब माइनिंग हो चुकी होगी। अभी माइनिंग करने के दौरान काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होने वाला है, काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स लगने वाले हैं हमको इसकी माइनिंग में, वाटर का भी काफी यूसेज होने वाला है, तो ये सब चीजों के लिए ओपन पिट माइनिंग लगेगी, रिफाइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल लगेगा, ये सब चीजें जो है एनवायरमेंट को डिग्रेड करने वाली हो सकती हैं। ग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी को डिमिनिश किया जा सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि हमारा जो लिथियम आयन मिला है, लिथियम डिपॉजिट मिला है, वो मिला है जम्मू कश्मीर में, जो कि हिमालयाज में आता है, ठीक है, और हिमालयाज ऑलरेडी अनस्टेबल है, ठीक है। अब हम देखें अगर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है काफी ज्यादा लिथियम, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाला जो लिथियम है ना, जहां वो मिलता है, तो वो जियोलॉजिकली काफी स्टेबल एरिया है, ठीक है, जियोलॉजिकली काफी स्टेबल एरिया है, और ऑलरेडी पहले के वहां पे कॉन्टिनेंटल रॉक्स बने हुए हैं और काफी स्टेबल है, ठीक है। जबकि हमारा जो लिथियम मिला है जम्मू कश्मीर में, वो हिमालयाज पे, जो कि यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, और इनकी अनस्टेबिलिटी आज भी कंटिन्यू हो रही है। जैसे अभी जोशीमठ में आप लोगों ने देखा होगा लैंड सिंकिंग वाली चीजें, वैसे ही जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली में भी ये लैंड सिंकिंग वाली चीजें देखी जा रही है। तो अगर लिथियम की बहुत एग्रेसिव माइनिंग हमने करी तो ये वाला भी एक टेंशन हमारे सिर पे रहेगा, तो सोशो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी इसके होने वाले हैं। दूसरी बात करें कि हम साउथ अमेरिका से क्या सीख सकते हैं, तो साउथ अमेरिका में मैंने आपको बताया कि एक लिथियम ट्रायंगल है, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना का। इनसे हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि इन्होंने भी बहुत गलतियां करके सीखा है, हिडन ट्रायल करके सीखा है। फाइनली चिली में एक रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पे मिला है। सारी कंपनीज जो हैं, जो भी कंप्लाइंस प्लान इनको फॉलो करना पड़ेगा अगर लिथियम आयन की या लिथियम की माइनिंग करनी है तो। और इसके लिए जितनी भी कंपनीज इसका माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको यहाँ पे एक तो रेगुलेटर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, दूसरा जो यहाँ के लोकल कम्युनिटी है उसका भी यहाँ पे अप्रूवल लगेगा, लोकल कम्युनिटी को भी साथ में लेकर इनको चलना पड़ेगा। तो जो इंडिजीनियस रेजिस्टेंस है वो, और एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ये दोनों चीजें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जो डेवलपमेंट है ये हमको दिखाते हैं कि एक रेगुलेटरी अपैरेटस की जरूरत है। हमारे यहाँ पे भी लिथियम मिल चुका है, तो हमें भी एक रेगुलेटरी अपैरेटस बनाना चाहिए, जैसे कि हमारे देश में है भी, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी थी ना एक एक्ट की 1957 वाले, ये 1957 वाला एक्ट है माइंस एंड मिनरल एक्ट, ओके। इसमें एक क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का। ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बेसिकली एक नॉन प्रॉफिटरी स्टैट्यूटरी ट्रस्ट है, जो कि काम ये करती है कि भाई जिस भी डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग वगैरह हो रही है वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना, वहाँ के लोगों के लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना, उन उस और वहाँ के जो लोग हैं उनके बेनिफिट का ध्यान रखना, ये सब काम करती है डीएमएफ, ओके। लेकिन कहा जाता है कि डीएमएफ जो है काफी ज्यादा अब इरोड हो चुकी है इसकी पावर्स, क्योंकि ये एनवायरमेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। ब्यूरोक्रेसी जो है उसका बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक हो चुकी है ये डीएमएफ, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक हो चुकी है। तो हमें इसमें कुछ चेंजेस आने की जरूरत है और एक प्रॉपर रेगुलेटरी अपैरेटस अपने पास रखने की जरूरत है, ओके। तो ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि लिथियम हमको मिल तो गया, लिथियम से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ तो जाएंगे ही, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दें, ठीक है, जिससे कि हमें लिथियम भी ज्यादा माइन ना करना पड़े। ये था हमारा पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे दयानंद सरस्वती जी की। आज जो है सेकंड बर्थ सेंटेनरी है, यानी कि 200 साल हो गए हैं इनके जन्म को, ओके। और इनके जो ये ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, फाउंडर रहे हैं आर्य समाज के, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ चीजें आपको मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये कि इनका जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी को हुआ था 1824, ठीक है। 12 फरवरी, यहाँ 15 फरवरी माना जाता है ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये फाउंडर थे आर्य समाज के, आर्य समाज के फाउंडर थे और इसीलिए एक बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। तीसरी चीज, इन्होंने किन चीजों की तरफ आवाज उठाई, तो पहली चीज इन्होंने बोला भाई कास्ट सिस्टम को इन्होंने कंडेम किया, कास्ट सिस्टम बहुत गलत प्रथा है हमारे देश में। चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई, और चाइल्ड मैरिजेस के अलावा
जो विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट यहाँ पे आवाज उठाई। इसके साथ में इन्होंने सबसे पहले बात करी कि भाई जो स्वराज्य है, स्वराज्य हमको चाहिए, और स्वराज्य का सबसे पहला कॉल इन्होंने दिया था। और इन्हीं के बाद लोकमान्य तिलक जी जो हैं उन्होंने बोला स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, इनका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी काफी योगदान रहा है। ओके, और इन्होंने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, ठीक है, एक नया इंटरप्रिटेशन दिया वेदों का। और इन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ओके, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, ये इनकी मेजर बुक थी। इसके साथ में इन्होंने बोला कि भाई वेदांता जो है, वेद जो है जिनको इतना ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, वेद जो है, वेदांत जो है बिल्कुल रैशनल सिस्टम है, इसमें कुछ भी ऑर्थोडॉक्स है ही नहीं, सब कुछ रैशनल है। इसीलिए इन्होंने एक कॉल दिया गो बैक टू द वेदास। ओके, गो बैक टू द वेदास, ये इन्होंने कॉल दिया। और इन्होंने फोकस किया कि भाई इंडियंस जो हैं वो बार बार ये जो अपने आप को इंफीरियर मान लेते हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हुए, इंडियंस को ऐसा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज वी आर वेरी मच एबल, वी आर वेरी मच डायनामिक, एंड बाकी वर्ल्ड जो है वो स्टेगनेंट है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई जो रामकृष्ण मिशन यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन, इनसे भी काफी कनेक्शन था इनका, ठीक है, आर्य समाज को इन्होंने आगे लेकर गए। इसके साथ में मेजर इनके कॉन्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस करे। आप लोग एक बार जरूर स्पेक्ट्रम में से बात जरूर कर लेना, समझ जरूर लेना आर्य समाज के बारे में और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो इशू है दैट इज अबाउट जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन पैनल। ये कल का न्यूज है और यहाँ पे टॉप कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन पैनल। तो जम्मू कश्मीर का एक डीलिमिटेशन पैनल बनाई गई थी जिसके अगेंस्ट कुछ पिटिशनर्स ने पिटिशन लगाई थी कि ये गलत डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बननी चाहिए थी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं सब सही है। तो क्या है ये मुद्दा, देखो भाई, डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, उसकी बाउंड्रीज या लिमिट्स को रीड्रॉ करना, उनको फिक्स करना, ये होता है डीलिमिटेशन। तो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मान लो ये आपका पूरा एक स्टेट है, स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अगर आप चाहते हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बॉर्डर्स चेंज की जाए या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाया या घटाया जाए, तो वो काम होता है डीलिमिटेशन। तो डीलिमिटेशन कैरी आउट कौन करता है? एक हाई पावर्ड पैनल कमीशन जो है, एक हाई पावर्ड पैनल होती है जिसको डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, वो इसको कैरी आउट करता है। और एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो एरिया उसको रीडिफाइन करने की कोशिश करती है पॉपुलेशन के हिसाब से। एम यही होता है कि मान लो जो भी, जैसे मान लो ये पूरा स्टेट है, इस स्टेट में पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई थी, मान लो ये एक स्टेट है, इसमें इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई थी इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पे। अब टाइम हो गया तो पॉपुलेशन भी अलग अलग हो गई ना दूसरे दूसरे एरियाज की। तो मान लो कोई एक एरिया की पॉपुलेशन कम हो गई तो इसकी ज्यादा पॉपुलेशन को हमको कवर करना पड़ेगा, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया बढ़ा दिया जाता है। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बढ़ गई है उसका फिर एरिया घटा दिया जाता है। तो बेसिकली एम ये रहता है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। ओके, तो यहाँ पे एम ये होता है कि जो प्रोसेस है हमारे डिलिमिटेशन का, उससे इक्वल रिप्रेजेंटेशन को हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। इसमें नंबर ऑफ सीट्स भी बदली जा सकती हैं। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन की भी बात अलग से हो सकती है। और की एम होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन का। ओके, तो बेसिकली अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 82 बात करता है डीलिमिटेशन कमीशन की। आर्टिकल 82 में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट कर सकता है हर सेंसस के बाद, और यूनियन गवर्नमेंट इसके बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बना सकती है। अभी तक ये डीलिमिटेशन कमीशन 4 बार बनी है, 1952, 1962, 1972 और 2002 में। तो 4 एक्ट्स आए हैं और उसके बाद ही 4 कमीशन बनी है। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इसने बोला कि भाई जितना भी अभी तक डीलिमिटेशन हुआ है इसको हम फ्रीज कर रहे हैं 2001 तक, यानी कि 1976 के आसपास, यानी कि 1972 में हुआ था डीलिमिटेशन और बोला गया कि भाई अब जो है ना हम इसको फ्रीज कर रहे हैं 2001 तक। फिर बाद में फिर से 84th अमेंडमेंट आया। 84th अमेंडमेंट में कहा गया कि हम इसको फिर से फ्रीज कर रहे हैं और इसको फ्रीज करें 2026 तक। एम यही था कि फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स को हम बढ़ावा दे सके। फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स का इससे क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर हमने वहां पे ये फ्रीज कर दिया, बेसिकली हमने ये फ्रीज कर दिया कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रीज हो गई है अब 2026 तक, तो यहाँ पे पॉपुलेशन घटे बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सभी लोग इस चीज के लिए बेसिकली कोशिश करेंगे कि वो अपनी पॉपुलेशन को
कंट्रोल में रखें, सभी स्टेट्स सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कोशिश करेंगी, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स जो है उनको बूस्ट देने के लिए, और फैमिली प्लानिंग के कारण जो पॉपुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी तक जब तक आ जाए तब तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन एक्ट आ गया, ठीक है, बाकी कंट्री में नहीं आया। क्यों ऐसा, पर पहले समझ लो डीलिमिटेशन कमीशन में होता कौन कौन है। तो डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। कंपोजिशन इसमें होता है, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ओके, ये तीन लोग तो होते ही होते हैं। नाउ देखो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में अब आया है डीलिमिटेशन कमीशन, बाकी किसी जो स्टेट है उसमें नहीं आया, बाकी पूरे देश में नहीं आया। ओके, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2019 में। आप सभी को पता है जो सेक्शन 370 है उसको हटा दिया गया और यहाँ पे एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। और इसमें असेंबली की सीट्स जो है उनको इंक्रीज कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर की जो असेंबली की सीट्स थी वो 111 हुआ करती थी, जिसमें 46 कश्मीर की थी, 37 जम्मू की थी, 4 लद्दाख की थी, और 24 सीट्स थी पीओके की। अभी जो है जम्मू कश्मीर की जो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसके बाद से सीट्स को बढ़ा दिया गया है, और सीट्स को बढ़ाने के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी एडजस्ट किया गया है, इसीलिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया गया यहाँ पे 6 मार्च 2020 को। ओके, और इस डीलिमिटेशन कमीशन का काम ये है कि ये लोकसभा की भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और साथ में जो यहाँ पे लोकल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी भी सीट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिटेशन उसका भी करेगी बेसिकली। ओके, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं रंजन प्रकाश देसाई जी, रिटायर्ड जज हैं रंजन प्रकाश देसाई जी, इनकी कमीशन, इनके हेडिंग में, इनके हेड ये बने हैं, इनकी चेयरमैनशिप में ये डीलिमिटेशन कमीशन लाई गई है। ओके, प्रकाश देसाई जी, रंजन प्रकाश देसाई जी। ओके, अब चेंजेस क्या हुए हैं, पहली चीज तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है यहाँ पे अलग से, और 7 असेंबली सीट्स ऐड की गई हैं। अब जम्मू की जो है टोटल 43 सीट्स हो गई हैं, और कश्मीर की टोटल 47 सीट्स हो गई हैं, ठीक है। लोकसभा जो है इसमें 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी गई हैं इस पूरे एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले में। ओके, कश्मीरी पंडित्स का भी प्रोविजन है कि कम से कम 2 कश्मीरी पंडित्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में जगह मिलनी चाहिए, तो एक तरह का रिजर्वेशन हो गया है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उनके लिए 9 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। तो ये एक्सरसाइज इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्यों इसके अगेंस्ट इतने पिटिशंस लग रहे हैं। पहली तो चीज ये कि जम्मू कश्मीर में ही यहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ है और कहीं पे भी नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी सारी कंट्री में तो फ्रोज कर दिया गया, फ्रीज कर दिया है ना हमारे देश में, बाकी सब में तो डिलिमिटेशन को टिल 2026 बस इधर ही हुआ है। तो क्योंकि बस इधर ही हुआ है इसीलिए भी एक यहाँ पे उठ रहा है, एक थोड़ा सा अपोजिशन उठ रहा है। और यहाँ पे देखो पॉलिटिकल चीज भी है कि पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने अपना डीलिमिटेशन जो पहले किया हुआ था उस हिसाब से काम कर रही है, जब नया डीलिमिटेशन हुआ है तो उनको थोड़ी तकलीफ तो होगी। दूसरी चीज ये कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और दोनों ने ही अभी तक ये बोला है कि भाई ये फ्रीज में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डीलिमिटेशन जो है एज अ रूल इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस पॉपुलेशन, सेंसस में जो पॉपुलेशन आता है उस हिसाब से डीलिमिटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे और भी कंसिडरेशन लिया गया है, जैसे कि बॉर्डर साइज क्या है, रिमोटनेस क्या है, क्लोजनेस कितनी है बॉर्डर से, उस हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा या छोटा किया गया है, उस हिसाब से भी नंबर ऑफ सीट्स रखी गई हैं। तो इसके अगेंस्ट भी आवाज उठ रही है। ओके, आई होप आपको ये पूरा डीलिमिटेशन वाला किस्सा समझ में आया। ICHR नॉट री राइटिंग हिस्ट्री, फिलिंग ओनली गैप्स। बेसिकली ICHR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो ICHR है हिस्ट्री फिर से रीराइट करने की कोशिश नहीं कर रही है। हम जो बुक्स वगैरह में NCRTs में चेंजेस कर रहे हैं, वो NCRTs वगैरह में चेंजेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हिस्ट्री में जो गैप्स रह गई हैं उसको फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें नहीं मैंशन उनको मैंशन करना चाहते हैं, हम हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ICHR की बात कर लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, या तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत सोसाइटी है। ये बेसिकली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में एस्टैब्लिश हुई थी 1972 के एक्ट के अंतर्गत। ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हिस्टोरियंस हैं हमारे इंडिया में उन सभी को साथ में लाना, और हमारे हिस्ट्री में रिसर्च को प्रमोट करना, एक्सेलरेट करना और कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। अगर हम ये प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर पाते हैं तो ये काउंसिल बेसिकली फेलोशिप प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जितने भी यंग टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, उनको एक बाय एनुअल जर्नल भी निकालती है, ये इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू इसका नाम है, और दूसरा है इतिहास, ठीक है। ये 2 जर्नल्स निकाले जाते हैं, और 2 रीजनल सेंटर्स हैं इनके, एक है नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में, और दूसरा है सदर्न रीजनल सेंटर जो कि है बेंगलुरु में। ओके, बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट हमारा जो मुद्दा है दैट इज जियो साइंस कम्युनिटी कॉल्स फॉर ब्रॉड पैनल ऑफ एक्सपर्ट टू पावर हेरिटेज बिल। बेसिकली हुआ क्या है, एक हेरिटेज बिल आई है, ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक्स बिल है 2022 की। एम है इसमें कि जितने भी जियो हेरिटेज साइट्स है ना, जियो हेरिटेज साइट्स मतलब जो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, कुछ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की चीजें मिली है, कुछ ऐसी चीजें जो भी पुराने लेक्स हो गए, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई, ऐसी चीजें जो मिली है ना, उसको बोलते हैं जियो हेरिटेज साइट्स। तो इन जियो हेरिटेज साइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, इन सब के लिए जियो हेरिटेज बिल लाई जा रही है। तो इसमें डेफिनेशन ये रखी गई है जियो हेरिटेज की कि वो साइट जहाँ पे कुछ ना कुछ जियो रेलिक्स मिले हैं, या फिर कुछ ना कुछ फिनोमिना ऐसा मिला है जहाँ पे कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, लैंड फॉर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसने अभी तक 32 जियो हेरिटेज साइट्स हमारे देश में अनाउंस की हैं, डिक्लेयर करी हैं, और इनका प्रोटेक्शन का काम करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल बोलता है कि ये जो बिल है वो बोलती है कि जियो हेरिटेज साइट्स जो है उनको डिक्लेयर करने का जो जिम्मा रहेगा वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास रहेगा, जो कि बेसिकली एक बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत है, याद रखना है ना, सोच नहीं पाओगे वरना। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत है। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एरिया कोई जियो हेरिटेज साइट बोलते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन, उसके रिपेयर, उसके रिनोवेशन वगैरह आप नहीं कर सकते उस बिल्डिंग का। ओके, और क्योंकि हमने यूनेस्को का कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ये कन्वेंशन हमने यूनेस्को का साइन किया हुआ है, इसीलिए इंडिया के पास भी एक ऐसा बिल, एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो जियो हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो इंडिया का जो जियोलॉजिकल हेरिटेजेस हैं, जिसमें फॉसिल्स आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आती हैं, नेचुरल स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये सब जो जियो हेरिटेज साइट्स हैं, इनके प्रोटेक्शन के, इनके प्रिजर्वेशन के लिए काम हो रहा है। ओके, और ये 170 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत, इनको अंधाधुंध पावर्स मिलने वाली हैं इसके अंतर्गत। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स होंगी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ये पावर होगी कि जैसे मान लो ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, तो इसके 100 किलोमीटर, 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर के एरिया में कुछ भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते, और इसको प्राइवेट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली लैंड एक्विजिशन कर देगी गवर्नमेंट। और दूसरी चीज, अगर कोई भी पर्सन ये सारे रूल्स को वायलेट करते तो 5 लाख का उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ओके, तो थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, जियो हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इसकी अगर बात करें तो इंडिया में 32 to 34 जियो हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे शिवालिक फॉसिल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, स्ट्रेमेटोलाइट फॉसिल पार्क है उदयपुर में, ठीक है, इधर उसके अलावा अक्कल फॉसिल वुड पार्क है जैसलमेर में। तो बहुत सारे यहाँ पे फॉसिल पार्क्स वगैरह हैं। इंडिया जो है, इंडिया के पास लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल रिजर्व भी है वर्ल्ड में। गुजरात और मध्य प्रदेश में आपको मेजरली ये फॉसिल रिजर्व वगैरह मिलते हैं। ओके, और यहाँ पे कई सारे ओल्ड लाइफ फॉर्म्स के आपको रेमिनेंट्स मिलते हैं, जो जिनको हम स्ट्रोमेटोलॉइड्स कहते हैं। ओके, ये राजस्थान मध्य प्रदेश में मिलते हैं आपको। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है, उन्होंने ये बिल लेकर आई है, और ये बिल बेसिकली फॉसिल, सेडिमेंट्री रॉक्स, नेचुरल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए है। बेसिकली इस प्रपोज बिल में क्या क्या कहा हुआ है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जियोलॉजिकल साइट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित किया जा सकेगा। अगर इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का बोल दिया गया तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन एक्ट लगेगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऐसी साइट जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, उसको प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लैंड एक्विजिशन किया जा सकता है। 100 मीटर्स का जो एरिया है इस जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट के आसपास, वो रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड रहेगा। पहले प्रोहिबिटेड रहेगा 100 मीटर का, और 200 मीटर तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज आप बहुत लिमिटेड कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते। ओके, और इसके अलावा हमने, क्योंकि ये यूनेस्को का कन्वेंशन साइन किया हुआ है, इसीलिए हमारे पास इस तरह का एक लॉ होना चाहिए जो हमारे जियो हेरिटेज वैल्यू को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। बढ़ते हैं आगे। अभी देखो, इसी से रिलेटेड आज एक एडिटोरियल आया है, फॉसिल इन टाइम। बात इसमें ये हुई कि जनवरी में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने 92 डायनासोर नेस्टिंग साइट्स का पता लगाया इंडिया में। ओके, इसमें से 256 फॉसिलाइज्ड एग्स भी थे। ओके, और यहाँ पे ये लार्जेस्ट साइट इस तरह की मिली हमको, फॉसिल साइट, जो कि 100 से 66 मिलियन ईयर्स अगो की साइट है। और इंडिया जो है, इंडिया में ये मिली है हमको, और इंडिया में ये तब थी जब इंडिया एक कॉन्टिनेंट था, इंडिया अपने आप में एक देश था ही नहीं, तब की ये साइट है। ओके, तो बेसिकली
कच्छ के डिजर्ट्स हो गए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स हो गए, यहाँ पे इस तरह की आपको फॉसिल साइट्स वगैरह मिलती रहती है। ओके, यहाँ पे हम कल्चरल हिस्ट्री को अपने इतना प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जो भी कल्चरल साइट्स होती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड उनको हम इतना प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन हम अपनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। और इसके लिए बिल लाई गई है, बहुत अच्छी बात है। ओके, रिसर्चर्स ने भी ये वार्निंग दी है कि भाई अगर हमने अपनी इस जियोलॉजिकल हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया ना, तो ये इतनी खतरनाक तरीके से निगलेक्ट होगी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारा नेचुरल वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये बिल लेकर आई है जियो हेरिटेज साइट्स को लेकर, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है, कंजर्वेशन पे है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक सब ऑर्डिनेट बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत, इनको बहुत ज्यादा अंधाधुंध पावर दी गई है, ये इनका कहना है। इसलिए कंट्रोवर्सीज आ रही है इस बिल से रिलेटेड कि जियो हेरिटेज वैल्यू किसको देनी है, किसका कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, क्या कुछ भी काम वगैरह 100 मीटर्स के अंतर्गत प्रोहिबिट करना है, पीनलाइज करना है, ये सारी पावर्स जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आ गई है। तो इसके कारण बहुत यहाँ पे आर्बिट्रेशन, बहुत ज्यादा अपनी हिसाब से आर्बिट्रेरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ना देकर ये सारी पावर्स एक अलग से नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी बनानी चाहिए, ये कहना है जो रिसर्चर्स है उनका, जिसमें कि सब कुछ डेमोक्रेटिकली हो, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है इससे ये सीखे कि भाई हमको जितने भी जो भी बिल्स लानी है, जो भी गवर्नेंस करना है, उसमें हम सभी की रजामंदी लें, ठीक है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स सारी गवर्नेंस के सोच समझ के हमको ये लेजिस्लेशन में इन्वॉल्व करने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी है जो सब कुछ कर रही है। ओके, तो इसीलिए नेशनल हेरिटेज अथॉरिटी बनाने की रिकमेंडेशन बार बार दी जा रही है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, इस बिल से रिलेटेड कुछ कंसर्न है। पहला है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सारी पावर्स दे दी गई है। दूसरा है 2019 में कई सारे जियो साइंटिस्ट ने एक प्रपोजल दिया था नेशनल जियो हेरिटेज अथॉरिटी बनाने का, तो वो बनानी चाहिए थी। इसके अलावा जो नई जो हेरिटेज बिल वाली जो हेरिटेज बिल है, नया जो प्रपोज्ड बिल है, उसमें बेसिकली कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है डी नोटिफाई करने का जियो हेरिटेज साइट्स को। अगर उनको लगता है कि कोई जियो हेरिटेज साइट है जो अब काफी प्रोटेक्ट हो चुकी है और उसमें कोई जरूरत नहीं है अब इसको काफी प्रोटेक्शन की, तो वो बिना किसी से पूछे, बिना पब्लिक कंसल्टेशन के यूनियन गवर्नमेंट इसको डी नोटिफाई कर सकती है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज ये कि बिल जो है इसमें कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें पेसा को यहाँ पे इन्वॉल्व किया होगा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट को इन्वॉल्व किया हो, ऐसा कोई यहाँ पे प्रोविजन नहीं है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है जो जिसमें जियो हेरिटेज कंजर्वेशन कर सके। इसके पास एक्चुअल में कुछ भी ऐसी पावर्स या कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जिससे ये जियोलॉजिकल सर्वे या जियोलॉजिकल हेरिटेज का कंजर्वेशन कर सके। ओके, बढ़ते हैं आगे। पीएम टू ओपन ट्राइफेड्स आदि महोत्सव इन दिल्ली। बेसिकली प्रधानमंत्री जी जो है वो ट्राइफेड का आदि महोत्सव को इन्होंने इनॉग्रेट किया है दिल्ली में। और इस आदि महोत्सव में क्या क्या होता है, यहाँ पे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनके हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पेंटिंग, ज्वेलरी, इन सबको शोकेस किया जाता है। बेसिकली जो ट्राइबल सेक्टर है, हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके एम्प्लॉयमेंट की कोशिश की जाती है यहाँ पे इस आदि महोत्सव के थ्रू। ओके, तो बेसिकली पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट करोगे। आदि महोत्सव जो है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, जॉइंट इनिशिएटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसमें आती है, पार्टिसिपेट करती है, और ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइफेड 1987 में बनाई गई थी, नेशनल लेवल की एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, 13 रीजनल ऑफिस भी हैं। एम है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे ट्राइबल पीपल का। ये फेस्टिवल दिखाता है कि ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, कल्चरल हेरिटेज जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ट्राइबल्स की, और उसको कैसे कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटी के सामने शोकेस किया जाए, कैसे उसको कमर्शलाइज किया जाए बेसिकली। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट एडिटोरियल है, हिल और सिटी अर्बन प्लानिंग कैन नॉट बी आफ्टर थॉट। बेसिकली एम इसमें यही है, कहा यही गया है कि जो भी आप सिटी बना रहे हो, हिल बना रहे हो, जो भी, ये पहले से बिफोर हैंड आपको प्लान करना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड में एक टनल बनाया गया 2009 में जोशीमठ के आसपास। इसके आसपास एक एक्वीफर था, ठीक है। जैसे ये टनल बनाया गया, वो एक्वीफर जो है वो खुल गया और यहाँ पे लगभग 800 लीटर का पानी बहने लगा और लॉस होने लगा इतने पानी का पर सेकंड। ओके, इसके बाद ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी हमारे खत्म होने लगे जोशीमठ के आसपास, और जोशीमठ में आज कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो वेस्ट वाटर को हैंडल कर सके या मैनेज कर सके। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे तपोवन, विष्णुगढ़,
एनपीटीएल के जो है और कई सारे पीएसयूज जो हैं उनके कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, जिसके कारण और सिचुएशन खराब होती जा रही है। लैंड सब्सिस्टेंस भी हो रहा है यहाँ पे, हमने देखा जोशीमठ में कितनी ज्यादा लैंड सब्सिस्टेंस हो रहा है। ओके, इसके अलावा सिक्किम जैसे एरियाज है, वेस्ट बंगाल है, उत्तराखंड, यहाँ पे तो लैंडस्लाइड्स ऑलरेडी होती ही हैं। तो इन एरियाज में कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ ज्यादा हमको एक्चुअल में कुछ ज्यादा एफर्ट्स और कुछ ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कॉशन रखना पड़ेगा। तो लैंड यूज प्लानिंग के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए हिमालयन टाउन्स और वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में स्पेशली, क्योंकि ये सारे एरियाज बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इसी के लिए हमको क्रेडिबल डाटा की ज़रूरत है, जो क्रेडिबल डाटा हमारे अर्बन रेजिलियंस को बढ़ाए और हमें अर्बन एरियाज में बेटर प्लानिंग में मदद करे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक नेशनल मैपिंग एक्सरसाइज भी करी, यहाँ पे डिटेल्स ली, लोकलाइजेशन वगैरह की सारी चीज़ों की पता लगाया और यहाँ पे जो हाई लैंडस्लाइड रिस्क है उसकी बात करी कि यहाँ पे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी हम एक्सपांड ना करें, इतना भी ह्यूमन इंटरवेंशन ना करें कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे उसको हम ओवरलुक कर दें या उसको हम छोड़ ही दें, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही ना रहे। तो एक केस स्टडी भी इसमें शेयर की गई है हमारे साथ। केस स्टडी है रिगार्डिंग द आइजॉल। ओके, आइजॉल जो मिजोरम का कैपिटल है वो सिस्मिक जोन नंबर 5 में आता है, यानी कि काफ़ी स्टीप स्लोप्स हैं और अगर यहाँ पे 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का अर्थक्वेक आता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है यहाँ की बिल्डिंग्स को। लगभग 1000 से ज़्यादा तो लैंडस्लाइड्स ही होती रहती है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये सिटी प्रॉपरली प्लान है, लैंडस्लाइड एक्शन प्लान को फॉलो करती है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हजार्ड जोन में बिल्कुल रेगुलेशन के अंतर्गत ही होती हैं। तो बेसिकली लैंडस्लाइड पॉलिसी कमेटी यहाँ पे बनाई गई है जो कि क्रॉस डिसिप्लिनरी है नेचर में, सिविल सोसाइटी को साथ में लेकर चलती है और सभी की राय वगैरह के ऊपर काम करती है, तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लिया जाता है। ओके, तो बेसिकली कोई भी साइट डेवलपमेंट जो होता है वो हजार्डस जोन्स में अगर होता है तो उधर प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, जैसे गैंगटॉक हो गया, सिक्किम हो गया, इन एरियाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की। ओके, और फ्लड रिस्क भी दूसरा बढ़ती जा रही है। तो आप देखते हो जैसे महाराष्ट्र में डोंबिवली है, वहाँ पे हेवी फ्लडिंग होती ही रहती है और यहाँ पे कई बार जो रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे फंसे हुए रह चुके हैं, 2019 में भी ऐसा हुआ था। रीज़न यही है कि फ्लडिंग जो है वो हो रही है बिकॉज ऑफ द टाउनशिप कल्चर। ओके, क्योंकि फ्लड प्लेन्स के ऊपर ही आप टाउनशिप बना ले रहे हो तो ये सब चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ तो आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, इस तरह के हजार्डस एरियाज जो है लैंडस्लाइड वाले उसमें आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, और जहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं है थोड़ा सा स्टेबल है वहाँ पे आप फ्लड प्लेन्स के ऊपर टाउनशिप्स वगैरह बना ले रहे हो, तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। जैसे मैंग्रोव्स हो गए, फ्लड प्लेन हो गए, आप उनके एरिया को एनक्रोच कर रहे हो और इसके कारण ये पुअर अर्बन प्लानिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण इंडियन सिटीज़ बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड्स वगैरह देखती हैं। फ्लड प्रूफिंग की भी हमको ज़रूरत है जो हम नहीं कर रहे हैं। तो अर्बन प्लानर्स जो हैं इस तरह की सीवरेज या स्टॉर्म ड्रेन नेटवर्क्स को भी यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में हमें ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नेचुरल स्पॉन्जेस जो हैं उनको हमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे वेटलैंड्स हो गए, हमारे मैंग्रोव्स हो गए, इनको हमको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारी अर्बन अथॉरिटीज़ को इन पे फोकस करना चाहिए सो दैट हमारा कैपेसिटी डेवलपमेंट और हो सके। तो जो भी जितनी भी सिटीज़ हैं उनको एनवायरमेंटल प्लानिंग को अपने साथ इनकलकेट करना चाहिए। कोई भी अर्बन मास्टर प्लान बनता है उसमें एनवायरमेंटल प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग भी थोड़ा सा फ्यूचर को देखते हुए। जैसे बेंगलुरु है, बेंगलुरु की अगर आपको प्लानिंग करनी है, आज के समय पे यहाँ पे 75 mm की रेनफॉल होती है, लेकिन हमको प्लानिंग करनी चाहिए 125 mm का सोच के, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए। तो हर सिटी को एक डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की जरूरत है और ये सारा यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है सिटी से टू सिटी वेरी करेगा। ओके, तो इन सभी चीजों की अर्बन प्लानिंग करने की हमको पहले से जरूरत है। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल। ओके, और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम शॉर्ट मैनर में क्लियर करना है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कॉमेंट करना मत भूलना। That was all. Thank you for watching and have a very good day.